हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए क्लास में। हमने कल पढ़ा था पब्लिक फैसिलिटी से पहले हमने सारी चीज़ पढ़ लिया था। इसके बाद डेवलपमेंट ये चल रहा है, डेवलपमेंट चैप्टर, और इसमें हम पब्लिक फैसिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आपको इस पे बहुत अच्छे इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाली है, प्लस में आपको क्लासेस भी चलेंगे। तो क्लासेस जो चल रही है वो कंटिन्यू चलेंगी। बाकी इन्फॉर्मेशन और अदर कोर्सेज जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब भी कोर्सेज हम लाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, मोटिवेशनल चीज़ें, ये सारी चीज़ें हम लाने की इस चैनल पर कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी क्या होती है, पहले इसको समझते हैं। तो पब्लिक फैसिलिटी आर दोज basic facility which are provided to all the citizens of the government for their well-beings and overall development। यानी कि जो भी किसी कंट्री के सिटीजन्स हैं उन सभी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है तो उसको बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटी। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? एजुकेशन होता है, हेल्थ होता है, सिक्योरिटी होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, फूड होता है, बाकी इत्यादि सारी चीज़ें होती हैं पब्लिक फैसिलिटी के अंदर। ये तो क्लियर हो गया। पब्लिक फैसिलिटी क्या है? सिंपल सा चीज कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर पूरी पब्लिक को फैसिलिटी जो प्रोवाइड कराई जा रही है उसको बोला जाता है पब्लिक फैसिलिटी। जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फूड, इटीसी। ठीक है, अब समझते हैं पब्लिक फैसिलिटी नीड क्यों है, वाई इट इज नीड टू द पीपल्स। ये जरूरी क्यों है? तो इसके मेन 3 रीजन है। पहला, ऑल सिटीजन्स आर नॉट इक्वल इन ए नेशन। ठीक है, सम आर कैपेबल टू अफोर्ड बेसिक फैसिलिटी बट सम आर नॉट। आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा पुअर है, तो पुअर है तो इनको फैसिलिटी तो मिलेगी नहीं। तो क्या इनको खाने बिना मरने के लिए छोड़ दिया जाए? नहीं, इनको हमें प्रॉपर एकोमोडेशन यानी कि घर की व्यवस्था करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, प्रॉपर इनके फूड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो इनके लिए एजुकेशन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हेल्थ केयर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये जो पुअर्स लोग हैं, ठीक है, जिनके जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेसिक फैसिलिटी को भी अवेलेबल करने, अपने आप को पाने के लिए कैपेबल नहीं है, उनके लिए पब्लिक फैसिलिटी जरूरी हो जाती है। ठीक है, इवन इफ ए पर्सन हैज इनकम टू सफाइस हिज नीड्स समटाइम दे टू कैनॉट अफोर्ड सर्टेन फैसिलिटी। अगर किसी के सफिशियंट यहाँ पर होगा सफिशियंट, अगर मान लीजिए कि किसी भी पर्सन के पास इनकम है, सफिशियंट है उसके नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी कुछ फैसिलिटी को अवेलेबल नहीं कर पाता है, तो उनके लिए भी पब्लिक फैसिलिटी जरूरी है। विदाउट देम द नेशन कैन सफर फ्रॉम इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, पुअर न्यूट्रिशन जॉब एंड एजुकेशन। ठीक है, यानी कि ये पब्लिक फैसिलिटी अगर नहीं रहेगी तो सिंपल सा चीज़ है, हेल्थ केयर की प्रॉब्लम, पुअर का न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, ठीक है, जॉब का प्रॉब्लम, एजुकेशन का प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स ही आ जाएगी। तो कुल मिलाकर प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इसलिए फैसिलिटी, पब्लिक फैसिलिटी जरूरी है कि इन प्रॉब्लमों से क्या किया जाए, छुटकारा पाया जाए। तो पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट आप बनाते क्यों है? क्योंकि पब्लिक फैसिलिटी को अच्छे तरीके से प्रोवाइड किए जाए, इसलिए आप गवर्नमेंट बनाते हैं। सिंपल सी चीज़ है। अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक फैसिलिटी नहीं रहती तो क्या आपके पास रोड बनाने के लिए किसी एक व्यक्ति के पास पावर होता है कि वो रोड बना देता पूरा? नहीं बना सकता था। तो इसलिए जरूरी हो जाता है पब्लिक फैसिलिटी, क्योंकि अगर पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं रहेगी तो हर गांव में रोड नहीं पहुंच पाएगा, हर गांव में बिजली नहीं पहुंच पाएगी। ऐसा नहीं है कि सब अपने अपने घर के लिए बिजली बना ले। तो पब्लिक फैसिलिटी इसलिए भी जरूरी हो जाती है। ठीक है, अब समझते हैं कि मोर एवर फॉर मेनी ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे एंड आल्सो द चीपेस्ट वे इज टू प्रोवाइड देयर गुड्स एंड सर्विस कलेक्टिवली। ठीक है, यानी कि एक मिनट, एक साथ मिलकर, ठीक है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं लाइफ में, उसके लिए सबसे मिलकर सिंपल सा चीज़ है कि हम सभी मिलकर गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करें और लोगों को प्रोवाइड करें कलेक्टिवली। ठीक है, तो जैसे इट इज चीपर टू हैव कलेक्टिव सिक्योरिटी फॉर द होल लोकेलिटी और फॉर ईच हाउस टू हैव इट्स ओन सिक्योरिटी में। अगर सिंपल से बात करें, देखिए, अगर मिलकर हम किसी काम को करेंगे तो हमें क्या पड़ेगा, चीप भी पड़ेगा और सबके साथ सस्ता भी पड़ेगा और सबके पास पहुंच भी जाएगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे पास सस्ता और सबके पास सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाए। जैसे सिंपल सा एग्जांपल है, अगर हम कोशिश करेंगे कि सभी घरों के लिए, जितने भी घर हैं एक लोकेलिटी में, सबके लिए सिक्योरिटी में रखा जाए, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल इसलिए नहीं है, सब लोग एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे, और सब लोग एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे सिंपल सा, वो महंगा भी पड़ेगा, बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा। अगर इसके बदले हम एक ही रख दें, सभी घर के बदले एक ही सिक्योरिटी फैसिलिटी, या फिर पुलिस अगर जो रखा गया है,
ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से सभी जितने भी एरिया आते हैं उस सभी एरिया के घर को क्या करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। अगर सभी लोग एक जवान को रखने लगे तो फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। इसलिए कलेक्टिवली जो चीज़ें होनी चाहिए वो होगी, उसे क्या पड़ेगा, चीपर पड़ेगा और अच्छे तरीके से क्या हो पाएगा, डेवलपमेंट भी हो पाएगा, यानी कि सस्ता भी पड़ेगा। मेरे बात को समझिएगा, अगर सभी लोग एक एक सिक्योरिटी गार्ड रखने लगे हैं तो फिर उनको कॉस्टली भी पड़ेगा। अगर उनके बदले एक पुलिस स्टेशन बना दिया जाए उस एरिया में और पूरी एरिया को क्या करे उस पुलिस स्टेशन के देख रेख में रख दे तो वो कितना सस्ता पड़ा। तो ये चीज़ें होती हैं। अब जैसे केरला, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं, तो केरला की भी बात कर लेते हैं। तो केरला में क्या है कि पब्लिक फैसिलिटी यानी कि बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पर लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्योंकि हमने पीछे भी देखा था कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट केरला में क्यों है। तो अब यहाँ पर वहाँ क्योंकि वहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर अवेलेबल है, एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस कुछ स्टेट में, तो जहाँ पर कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ पीपल ऑफ सच सर्टेन लाइकली टू बी बेटर, यानी कि वहाँ पर हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस जो है ऐसा महसूस होता है कि वहाँ पर सही हो जाए। ठीक है, अब समझिएगा केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्यों कम है, तो सिंपल सा चीज़ है कि क्योंकि वहाँ पर बेसिक हेल्थ केयर अच्छी तरीके से, एजुकेशन फैसिलिटी अच्छे तरीके से अवेलेबल है। ठीक है, और कुछ स्टेट में भी ये धीरे धीरे सुधार हो रही है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जो आप देखे होंगे कि राशन की बटाई होती है, तो वो एक अच्छे तरीके से सुधार आ रही है, तो ये पब्लिक फैसिलिटी में आती है। तो कुल मिलाकर हम ये समझे कि मनी जो है वो सभी चीज़ को खरीद नहीं सकती है, सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त नहीं कर पाती है। इसके लिए जरूरी है कि हमें पब्लिक फैसिलिटी पर भी क्या करना पड़ेगा, डिपेंड रहना पड़ेगा। सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अब आगे आते हैं बॉडी मास इंडेक्स की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम बॉडी मास इंडेक्स की बात करेंगे। ठीक है, अब बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बॉडी मास इंडेक्स इज द वैल्यू डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, मास और हाइट दो चीज से डिराइव किया गया है। बॉडी मास जो इंडेक्स है, मास और हाइट, किसी व्यक्ति के मास और हाइट से क्या किया जाता है, डिराइव किया जाता है। अब देखिए यूनिवर्सल एसआई यूनिट जो है बीएमआई का केजी पर, ठीक है, केजी पर मीटर, यानी कि उसका कितना हाइट है, ठीक है, उसके अनुसार केजी। ठीक है, अब केजी बाई जो हाइट है उसको किया जाता है बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए कि 14 साल का जो लड़का है, सॉरी लड़की है 14 साल का, ठीक है, तो उसका आइडियल जो वेट होना चाहिए वो 18.5, सॉरी बीएमआई जो होनी चाहिए 18.5 से लेके कितना होना चाहिए 24.9, तब वो समझिएगा कि क्या है, वो सही वेट में है, आइडियल वेट में है। अगर इससे कम होता है, ठीक है, 80.5 से, तो इसका मतलब क्या है कि वो अंडर वेट में है। अगर इससे ज़्यादा होता है तो वो समझिएगा कि क्या है, ओवर वेट में है। ठीक है, अगर देखिए 14 साल के लड़का की बात करें तो ये भी उतना ही होता है बीएमआई। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, ये आपको पूरा बीएमआई का एक चार्ट दिया गया। आप अभी जाइएगा अपना वजन चेक कीजिएगा, वजन के बाद अपना चेक करने के बाद अपना हाइट चेक कीजिएगा, और क्या कीजिएगा कि इंटरनेट पर बॉडी बीएमआई कैलकुलेटर डालिएगा, बीएमआई कैलकुलेटर गूगल पे बीएमआई कैलकुलेटर डालने के बाद आपको उसमें हाइट पूछेगा और उसमें क्या पूछेगा, आपका वेट पूछेगा। दो चीज़ आप डालिएगा तो आपका बॉडी मास इंडेक्स निकल जाएगा। आपका जितना भी आता है, मान लीजिए कि 80.7 आ गया, तो 80.7 आ गया तो आप चेक कीजिएगा कि 80.7 कहाँ पर है, तो 80.7 इसके 20 के बीच में, तो आप नॉर्मल कैटेगरी में आएंगे। अगर इससे ज़्यादा आ गया तो आप समझिएगा कि ओवर वेट में आ गया। अगर इसके बीच में आ गया आपका बीएमआई तो अवश्य में है, मतलब बहुत ज़्यादा, अब देखिए प्रॉब्लम होने वाला है। इससे ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, आप चेक करा लीजिए। अगर इससे कम आए तो अंडर वेट में कहलाएंगे। नॉर्मल से कम आया, 18.5 से कम आया बीएमआई, तो आप नॉर्मल सॉरी अंडर वेट में कहलाएंगे, यानी कि आपको खाने पीने की और ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं। तो ये बीएमआई है, तो बीएमआई से भी पता चलता है कि एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का, उसके बॉडी यानी कि हेल्थ केयर का क्या स्टेटस है। ठीक है, अब आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पर। देखिए HDR जिसको बोला जाता है, ठीक है, इंडेक्स और रिपोर्ट HDI भी बोला जाता है। ठीक है, अब समझ जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि रिपोर्ट समझिएगा क्या होता है। देखिए इसमें तीन चीज जोड़ा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स और ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स।
तीन चीज को जोड़कर, मतलब कि कितना वहाँ पर लोग जीवन मतलब कितनी आयु रह रही है लोगों की, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन कैसा है, और ग्रॉस नेशनल इनकम इंडेक्स, इन तीनों को जोड़कर क्या बनता है, एच ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनता है या रिपोर्ट बनता है, जो भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट बनता है वो तीनों को ध्यान में रख के बनता है। अब हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। अब देखिए एसडीआर जो पब्लिश किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है, ध्यान रखिएगा, यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के जरिए क्या किया जाता है, एसडीआर पब्लिश किया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। अब समझिए इंडिया जो है 2009 में इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 131 रैंक लाया था। सोचिए कितनी शर्म की बात है, हमको कितना खराब नीचे गिर गया। देखिए अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर हम डाटा दिखा दे रहे हैं कि थोड़ा सा 2019 में इतना से लेके अब इतना हमको खाली क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अब समझिएगा रशिया की बात करें तो रशिया जो है एसडीआई में 52 आया, ठीक है। आप समझिए, एक मिनट आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। हमें रैंक नीचे लाना है, नीचे का मतलब कि हमको रैंक 1 2 ये सब चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से 131 पे है, हमारे से नीचे बांग्लादेश है, नेपाल है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट उन्हें वो सुधार, वो तो वैसे देश ही हैं, बट हमसे ऊपर चाइना है, ब्राज़ील है, श्रीलंका का देखिए एसडीआई हमसे कितना आगे है। श्रीलंका देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना आगे है 2019 के रिपोर्ट के अनुसार। इसके बाद रसिया है। कुल मिलाकर श्रीलंका छोटा देश होने कंट्री होने के बावजूद भी हमारे से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत आगे है। अब देखिए हम 18 से चेंजिंग की बात करें तो इंडिया में चेंजिंग कितना आया, -2 आया, रैंक सिर्फ -2 आया है चेंज, ठीक है। तो ये खैर तो जो रैंक है वो बना हुआ है, लेकिन बट हमको क्या करना है, इसको और ज़्यादा चेंजेज करने हैं, ठीक है। अब आते हैं कुछ रिगार्डिंग हम बात करते हैं। हमने वही बताया कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको 3 चीज़ देखा जाता है, एक ग्रॉस नेशनल इनकम देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ देखा जाता है, और स्कूलिंग देखा जाता है, एजुकेशन देखा जाता है। तो ये बनता है एसडीआई। अब समझिए 2011 के अनुसार 2017 और 2018 में जो एसडीआई बना वो क्या बना। देखिए यहाँ पर 2018 क्योंकि ये करंट ईयर प्राइस के अनुसार नहीं देखा जाता है, बल्कि बेसिक ईयर के अनुसार देखा जाता है। अब बेसिक ईयर क्या होता है वो सब बात की बात है, आप इतना समझिए कि बेसिक ईयर जो पर कैपिटा इनकम है, बेसिक ईयर के अनुसार जीडीपी भी निकाल देता है, और बेसिक ईयर के अनुसार पर कैपिटा इनकम भी निकाल, वो बात अलग है, हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में, आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, बट इतना समझिएगा। अब श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका ध्यान से समझिएगा, ग्रॉस जो नेशनल इनकम है वो कितना है, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा आपको हम यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा हम टाइम लेंगे, ठीक है। देखिए हाँ, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि श्रीलंका की बात कीजिए। देखिए श्रीलंका जो है इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 75.5 है, और इंडिया का कितना है, सॉरी इंडिया का कितना है 68.8, इसमें भी कम है श्रीलंका से। बाकी देशों से, ये सब देशों से आगे हैं वो बात अलग है। पर कैपिटा इनकम में देखें तो इंडिया कितना पीछे है, श्रीलंका कितना आगे है, क्योंकि हालांकि वहाँ पे एक फैक्टर काम करता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन कम है, इसलिए पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, अच्छे से विकास हो पाता है। इंडिया का हम लोग स्कूलिंग देखें तो यहाँ पर 10.9 है श्रीलंका का, लेकिन इंडिया का है 6.4%। अब कितना ये खराब परसेंटेज है, ध्यान दे, आप खुद से ही देख सकते हैं। एसडीआई में मैंने आपको रैंकिंग दिखा ही दिया था कि कितना हम लोग पीछे हैं, ठीक है। तो ये भी दिक्कत है। अब एसडीआई जो निकालता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकालता है 189 कंट्री पर निकालता है, और उसमें हमारा 130 नंबर पोजीशन है। सोचिए कितना खराब पोजीशन है, ठीक है। अब देखिए अब जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ क्या है, इसका मतलब ये है कि कितना बर्थ के समय कितना दिन तक एक पर्सन जीवित रहता है, बर्थ, ठीक है, कितना दिन तक। अब 60 साल, 50 साल, 10 साल, तो हमारा 75.5 है, सॉरी 68.8 है एवरेज, ठीक है। जबकि श्रीलंका में 75.5 है, बांग्लादेश में 72.8 ईयर लगभग एवरेज वहाँ पर लोग जीते हैं, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम के बारे में आता आपको बता ही दिया गया। अब लास्ट बट नॉट एट लीस्ट, अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के जानने से पहले हम लोग बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल आप ऐसे ज्योग्राफी में भी पढ़े होंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऐसा चीज़
जो कि हम करेंट जो नीड्स है, डिमांड्स है, उसको क्या करें, फुलफिल करें नेचुरल रिसोर्सेज के द्वारा। बट ये भी ध्यान रखना है कि आगे के लिए, फ्यूचर यूज के लिए सारी चीज़ें रहें विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। और फ्यूचर यूज का ध्यान में रखते हुए हम लोग जो डेवलपमेंट करते हैं उसको बोला जाता है, जो अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं उसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब कि हमें इस तरह से डेवलपमेंट करनी है कि हम फ्यूचर जनरेशन का यूज का भी ध्यान रखेंगे, प्लस में ये भी ध्यान देना है कि हम किसी भी तरह इन्वायरमेंट को हार्म न पहुँचाएँ। बट ऐसा तो होता नहीं है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए कंसेप्ट विच टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। मतलब प्रेजेंट जनरेशन का तो ध्यान में रखना है विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। वही बात है कि फ्यूचर जनरेशन के नीड को कंप्रोमाइज किए बिना, ठीक है, इसलिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करना चाहिए, जूडिशियस यूज करना चाहिए, मतलब ध्यानपूर्वक यूज करना चाहिए। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और सोशल, तीनों चीज़ का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, तो हमें इन्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है, सोसाइटी को भी ध्यान में रखना है, लोगों का नीड्स के बारे में भी, और इकोनॉमिक नीड्स के बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस टॉपिक के लास्ट, लगभग आप बोल सकते हैं कि लास्ट ही चल रहा है। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ये बात आ गई। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इसलिए बात आ गई, एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर स्लाइड्स यहाँ पर सेम आ गया है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों, ये तीनों को हम थोड़ा सा यहाँ पर तीनों जो आ गया है, ये चीज़ें, ये जो तीनों चीज़ें, ठीक है, ये जो है आपको क्या आ गया है, ये पीछे का ही स्लाइड्स यहाँ पर कॉपी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं अपने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। पहला नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। क्या है, रिसोर्सेज हमारे पास जो है लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड अमाउंट में। दूसरा क्या जरूरी है, क्योंकि देखिए, दूसरा इसलिए जरूरी है क्योंकि लिमिटेड है, तो हमें ऐसे हम रिसोर्सेज का जनरली यूज करेंगे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन भी ज़्यादा फैलेगा। पोल्यूशन ज़्यादा फैलने से क्या होगा, पहला नंबर की लिमिटेड है, कमी होगी, कमी होने के चलते क्या होगी कि फ्यूचर जनरेशन को दिक्कत होगा। हमें जो प्रेजेंट में हम यूज करते हैं जितना तेज़ी से, ठीक है, उसके चलते पोल्यूशन भी तेज़ी से फैल रहा है। ओजोन लेयर में आप जानते हैं कि छिद्र हो गया, तो ये सारे भी दिक्कत आती है। देखिए, अब देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ग्राउंड वाटर जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट ओवर यूज होने के चलते, ठीक है, पंजाब और यूपी के, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है, अब ओवर यूज होने के चलते क्या हो रहा है कि ओवर यूज होने के चलते एग्रीकल्चर के में ओवर यूज, यहाँ पर थोड़ा सा कट के सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पर हम आपको सिंपल सी चीज़ें बताते हैं कि ये स्लाइड पे मत दिएगा। वो देखिए, ग्राउंड वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, बट ऐसा क्या होता है कि ओवर यूज के चलते, मान लीजिए कि जितना हम पानी यूज कर रहे हैं उससे कम ही अमाउंट में वाटर शिप हो रहा है, जितना हम यूज कर रहे हैं उससे कम ही अमाउंट में पानी शिप हो रहा है अंदर, तो धीरे धीरे क्या होगा, कुल मिला के आपको वाटर की कमी एक दिन महसूस करनी पड़ेगी। अब बात हम सिंपल से करते हैं कि कुछ एरिया में लगभग वाटर की जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग डिक्लाइन कर गई, और ऐसा माना जाता है कि आने वाले 20 ईयर में लगभग, ठीक है, आने वाले 25 to 60 ईयर, 25 ईयर में लगभग, बल्कि 60% जो है कंट्री जो है इस चीज़ को फेस करेगी, ग्राउंड वाटर की कमी। सिंपल है चीज़, ठीक है, ग्राउंड वाटर की कमी क्या करेगी, फेस करेगी। ठीक है, अब देखिए, इसके चलते अब जो प्लेटू, अब सिंपल सा चीज़ है, और जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें प्रॉब्लम क्या है कि प्लेटू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया, सम कोस्टल एरिया एंड दी रैपिडली ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन, यहाँ पर भी अर्बन पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, जिसके चलते पोल्यूशन ज़्यादा फैल रहा है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम्स आ रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये तो कि हार्मफुल नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचे, लेकिन ऐसा तो ही नहीं। अभी तक 61% ग्राउंड वाटर का डिक्लिनेशन हो चुका है। तो आप सोचिए कितना ये जरूरी है हमको समझना कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है। अब समझिए, क्रूड ऑयल रिजर्व की बात करते हैं, यहाँ पर एक हम एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, मतलब कि किस तरह नेचुरल रिसोर्सेज समाप्त हो रही है। अगर मिडिल ईस्ट की बात करें तो देखिए, 2017 में 808 मिलियन बैरल था, जो कि 70 साल में लगभग लास्ट हो जाएगा। ठीक है, 2017 से 70 सालों में आने वाले लास्ट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के पास 50, जो कि 10.5 ईयर में खत्म हो जाएगा।
पूरे विश्व में 16,097 है, जो कि 50 ईयर के आसपास खत्म होने की जो रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। तो सोचिए कितना प्रॉब्लम आएगी 50 ईयर के बाद। अब देखिए धीरे धीरे जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, वो नेशनल वो स्टेट बाउंड्री के अब ऊपर नहीं रह गया। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यहीं तक सीमित है कि एक किसी नेशन की एक मतलब जिम्मेदारी बनती है या स्टेट की कि उसको रोके, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो इशू है वो अब नेशनल स्पेसिफिक में नहीं बन गया है, ये हमारे फ्यूचर से लिंक्ड हो गया है। इसके साथ ही वो पूरे ग्लोबल लेवल पर दिक्कत हो रही है। यानी कि जो भी हम पोल्यूशन फैला रहे हैं या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, वो सिर्फ एक कंट्री, एक देश, एक राज्य तक सीमित नहीं रह गया, एक पूरी ये ग्लोबल लेवल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ग्लोबल लेवल पर हमें एक साथ जुट होकर ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पर हमको क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए, हमें अच्छे तरीके से पेड़ पौधे लगाना चाहिए, सारे चीज़ों का नेचुरल रिसोर्स का इसलिए यूज करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं वो देखिए। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ग्लोबल डिमिंग बढ़ रहा है। डिमिंग का मतलब कि जो सन रे है वो कम पहुंच पा रहा है, फॉसिल फ्यूल की कमी हो रही है, सी लेवल राइज कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओशियन जो है एसिडिक हो रहा है, थर्मोलाइन सर्कुलेशन जो है कम हो रहा है, ठीक है। मतलब थर्मोलाइन की यानी कि आप जानते हैं कि क्या होता है कि आपको जाता है वाटर जाता है कहाँ पर, सी में, और सी से फिर आता है लैंड पर, तो ये कमी हो रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है कोल्ड इंडस्ट्री पर, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड हो रहा है, फ्लोडिंग हो रहा है बहुत तेजी से। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही है किसके चलते, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होने के चलते। सिंपल सी चीज़ है। अब हम क्विज टाइम करेंगे, चैप्टर यहाँ से आपका समाप्त होता है। सिंपल सा चीज़ है कि हमको अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ध्यान देना चाहिए, जरूरी यूज करना चाहिए, और इसका बचाव ही सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। अब समझते हैं कि देखिए हमने चैप्टर्स को पढ़ा, बट हम इसमें क्विज टाइम में देखेंगे कि जो भी इसमें क्वेश्चन है क्या आप आसानी से कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए सिंपल सा चीज़ है। पहला क्वेश्चन है कि इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। अगर इंडस्ट्रीज चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा डैम बने तो लोकल पीपल उनको रोकते क्यों हैं? क्योंकि पहला ऑप्शन है कि लोकल पीपल क्या कर दिए जाएंगे, डिस्प्लेस कर दिए जाएंगे, इसलिए। या लोकल पीपल लैंड विल बी सबमर्ज, डूब जाएगा उनका जो जमीन है। या फिर लोकल पीपल हैव नो सोर्स ऑफ अर्निंग, इनके लिए। तो इसमें पहला चीज़ आप जानते हैं कि तीनों सभी होंगे, ठीक है, सभी, क्योंकि सभी दिक्कत। एक डैम बनेगा तो वहाँ से लोगों को हटा दिया जाएगा, जिसके चलते उनका लैंड सबमर्ज कर जाएगा। इसके साथ ही उनका लिवलीहुड भी, अर्निंग का सोर्स भी कम पड़ जाएगा, ठीक है। ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फ्लोइंग नेबर कंट्री ऑफ द इंडिया हैज ए हायर HDI रैंक देन इंडिया। तो हमें आपको पहले ही दिखाया है कि श्रीलंका का देख सकते हैं कि इंडिया से ज़्यादा HDI रैंक था, ठीक है, श्रीलंका का। आप पहले यहाँ हमने स्लाइड में बताया है, तो श्रीलंका होगा, क्लियर है। अब चलते हैं। द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्री इज काउंटेड इन विच करेंसी। किस करेंसी में पर कैपिटा इनकम सभी कंट्रीज का नापा जाता है। तो हमने वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट दिखाया था, तो वर्ल्ड बैंक का ही सभी कंट्री में नापा जाता है, तो वो किस में होता है, US डॉलर में, ठीक है। सही आंसर है US डॉलर। अब नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर आर इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट अदर देन द इनकम। कौन सा इसमें से फैक्टर है जो कि डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है इनकम के अलावा। देखिए पर कैपिटा इनकम तो हो ही गया, लिटरेसी रेट या नेट अटेंडेंस रेशियो या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस है इनकम के अलावा, ठीक है। अब देखिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन अटेंडिंग, मतलब कि जो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा, तो इसको बोला जाता है नेट अटेंडेंस रेशियो। जितने भी टोटल यहाँ पर थोड़ा सा सेम एज ग्रुप, यहाँ पर जो स्कूल अटेंड करते हैं उनकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अटेंडिंग स्कूल बटा में टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन द सेम एज ग्रुप का जो परसेंटेज निकाला जाता है वो होता है नेट अटेंडेंस रेशियो, क्लियर है। अब देखिए अगला आइए असर्शन और रीजन। देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर एबंडेंट इन नेचर। जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो नेचर में एबंडेंट है, भारी मात्रा में अवेलेबल है। रीजन है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिप्लेनिश ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि इनको रिप्लेनिश किया जा सकता है एक पीरियड ऑफ टाइम। तो बताना है कौन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है कि A एंड R दोनों ट्रू है, बट R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। R जो है A का सही एक्सप्लेनेशन। दूसरा ऑप्शन है कि A एंड R दोनों सही है, ठीक है, ये असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब तीसरा चीज़ है कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, और तीसरा है कि बोथ A एंड R इज फॉल्स। तो दोनों गलत है। पहला नंबर कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एबंडेंट मात्रा में अवेलेबल नहीं है, वो लिमिटेड मात्रा में, ठीक है। दूसरा चीज़ कि ये रिप्लेनिश नहीं किए जा सकते, आप भी जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है असर्शन है रीजन में कि डिफरेंट पीपल है डिफरेंट डेवलपमेंट को।
अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल होता है, तो ये पहला नंबर सही है, ठीक है। अब देखिए रीजन क्या दिया हुआ कि द कैपिटलिस्ट अप्रोच टू डेवलपमेंट इज डिटरमिनेंटल टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पहला नंबर की ये इसका सही आंसर नहीं हो सकता है, बी जो है सही नहीं है। तो अब हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला नंबर समझिए, एक मिनट, बी सही है बट रीजन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब आर जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला नंबर कैसे दोनों सही है अब समझिए जी। कैपिटली पहला तो समझ रहे हैं कि अलग अलग लोगों की अलग अलग डेवलपमेंट गोल, आप स्टूडेंट हैं तो आपका गोल कुछ और होगा, एक फार्मर का गोल कुछ और होगा, डेवलपमेंट गोल। तो रीजन क्या है, द कैपिटलिस्ट अप्रोच टू डेवलपमेंट इज डिटरमिनेंटल टू पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब देखिए सिंपल सा चीज़ है, जो कैपिटलिस्ट अप्रोच अगर कैपिटलिस्ट अप्रोच होगा डेवलपमेंट का, तो उसमें हम लोग छोटे लोगों को छोड़ देंगे, सही चीज़ है। छोटे लोगों को ध्यान नहीं दिया जाता, पुअर सेक्शन को ध्यान नहीं दिया जाता है। कैपिटलिस्ट अगर अप्रोच आ जाती है तो, अगर सोशलिस्ट अप्रोच होती है तो उसमें हम ध्यान देते हैं, सिंपल सा चीज़ है। देखिए पहला से समझिएगा, सोशलिस्ट अप्रोच किसे कहा जाता है, कैपिटलिस्ट अप्रोच की, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट। सोशलिस्ट में हम सभी को ध्यान देंगे, पुअर और सभी का, लेकिन कैपिटलिस्ट अगर अप्रोच हम देखेंगे तो इसमें सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हमारा फायदा हो, बाकी का कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, इनका बिजनेस में फायदा होना चाहिए, ये कैपिटलिस्ट अप्रोच है। तो कुल मिला के दोनों तो सही है बट एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ठीक है। अब समझिए अगला सेशन रीजन की बात करते हैं। तो सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century साइंटिस्ट हैव वार्निंग दैट द टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। सही बात है कि 20th हाफ सेंचुरी में साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि देखो ये जो लेवल ऑफ डेवलप, ये जिस टाइप के डेवलपमेंट कर रहे हो और जिस लेवल पर कर रहे हो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो। अब रीजन, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एट द फास्ट रेट लीडिंग टू देयर डिप्लीशन। यानी कि रीजन क्या है, क्यों ऐसा बोला गया था, क्योंकि देखिए आंसर जब भी आपको देखना है कि ये रीजन सही है कि नहीं, रीजन सही है कि नहीं, तो आपको क्या लगाना है, जो असर्शन दिया होता है उसमें क्या लगा देना है लास्ट में, बिकॉज, क्या लगाना है, बिकॉज। अब देखना है कि बिकॉज के बाद जो आंसर हमने दिया है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसलिए साइंटिस्ट ने वार्निंग किया था क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर नेशनल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ठीक है, फास्टर रेट से, जो कि उसका डिप्लेशन का कारण है। तो ये तो दोनों सही है और रीजन भी सही है। तो पहला हो जाएगा कि ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर है, अब समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री विथ इस पॉपुलेशन वी गेट, हम लोग अगर टोटल इनकम ऑफ कंट्री बटा में टोटल पॉपुलेशन करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, सब लोग जानता है पर कैपिटा इनकम पाते हैं या फिर एवरेज इनकम। अब समझिएगा पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम दोनों क्या है, सेम है। तो अब इसको फर्स्ट एंड थर्ड हमको करना पड़ेगा, फर्स्ट एंड थर्ड बी है, ठीक है, बी है। क्लियर है, अब समझिए द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला वाइल इन्फेंट मोर्टेलिटी इट इज हाईएस्ट इन बिहार। इन रिलेशन टू दिस इंफॉर्मेशन विच स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब कौन सा कह रहा है कि लिटरेसी रेट जो है केरला में ज़्यादा है बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है बिहार में हाईएस्ट है। तो इसके पीछे का रीजन, इनमें से कौन स्टेटमेंट सही होगा। पहला स्टेटमेंट दिया कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन केरला एंड बिहार हैव गुड लिविंग कंडीशन, मतलब दोनों राज्य में गुड लिविंग कंडीशन, ऐसे लिविंग कंडीशन है। तो पहला नंबर तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बोथ बिहार एंड केरला लैक बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, दोनों में तो कमी नहीं है, गलत। अब स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ केरला इज बेटर देन बिहार, ये तो हो सकता है बट इसको हम लोग डाउट में रखेंगे। द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ बिहार इज बेटर देन केरला, ये तो हो नहीं सकता है। तो यह जिसका मतलब हम लोग का सही कौन है, थर्ड सही होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आइए, इनमें से कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल है, तो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर को हम लोग रिन्यू कर सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए ए सिंगल मेजर रीजन फॉर मोर ड्रॉप आउट रेशियो इन बिहार, मोर ड्रॉप आउट रेशियो इन बिहार मतलब घटने का मेन कारण क्या है, सिंगल रीजन अगर बात किया जाए तो वो क्या है, इलिटरेसी हो सकता है, ठीक है, इलिटरेसी, सॉरी सिंगल रीजन जो है, मेन रीजन जो है वो है पोवर्टी, पोवर्टी के चलते ही इलिटरेट लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएस, पीडीएस का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्लियर है। अब देखिए विच ऑफ द स्टेटमेंट डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो कि फ्यूचर नीड्स को भी ध्यान रखे, प्रेजेंट नीड्स को भी ध्यान रखे और हार्म पहुंचाए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है कि सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विदाउट कंसिडरिंग, ये तो गलत है। अगला है प्रेजेंट जनरेशन फुलफिल इट्स नीड्स व्हाइल कंसिडरिंग द नीड ऑफ फ्यूचर
जनरेशन एज वेल, तो ये सही है। ठीक है, अब देखिए ये सही है तो इस पर ही हम लोग टिक मारते हैं। चलिए आगे, आज का सफ़र इतना ही तक रहा। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर। और नेक्स्ट क्लास में उम्मीद है कि आपको ये क्लास पूरा सही लगा होगा। एक चीज़ और, बहुत लोग पीडीएफ की मांग कर रहे हैं, तो पीडीएफ के लिए आपको इसके जो भी आपको दोनों क्लास में पढ़ाया गया डेवलपमेंट, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि लर्निंग चैंपियन का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ जाना है। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाइएगा, ज्वाइन कर दीजिएगा और वहाँ पर आपको पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टाटा, नेक्स्ट चैप्टर के साथ।